नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सेवन में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार। हमारे साथ जो अभी देख सकते हैं कि 3 जन जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग जन अधिकार पार्टी से हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा सर से। सर, आपका सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमेश राम हुआ जी और जन अधिकार पार्टी में युवा परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जी। सर, आप अभी जो 2024 का जो चुनाव चल रहा है, आने वाली है। 24 में हमको ऐसा सरकार चाहिए जो गरीब जनता का, इस जनता का ख्याल रखे। कितने लोग बोलते हैं, कितनी संस्था बोलती है कि हमको राम राज चाहिए। हम भी कहते हैं कि हमको राम राज चाहिए, मगर राम राज उन लोग का अर्थ दूसरा है और मेरा अर्थ दूसरा है। आपका अर्थ क्या है सर? मेरा राम राज का मतलब है कि एक समान शिक्षा होना चाहिए। राम राज में था कि एक बराबर लोग को देखा जाता था, कोई भेदभाव नहीं होता था। इसीलिए हर धर्म, हर जाति के लोग राम भगवान का पूजा करते हैं। अब किसी का विशेष अधिकार तो राम भगवान पर है नहीं। हमको ऐसा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, एक समान चाहिए, वैसा सरकार चाहिए। सिर्फ मंदिर का निर्माण कराने से और टीका लगाने से हम हिंदू नहीं होते हैं। हम गरीब का सेवा करेंगे तो हम हिंदू हैं। हिंदू और सनातन का मतलब होता है कि हम सेवा भाव से देखें, किसी को हीन भावना से ना देखें, उसको हिंदू बोलते हैं। किसी को दूसरे को मदद करना हिंदू है। ये नहीं कि किसी को लाठी से मारना हिंदू है। जो आरएसएस सिखाती है, लाठी लेके चलती है, वो तो लठ से डरा रहे लोगों को। मगर हम कहते हैं कि हिंदू का मतलब वो होता है कि किसी गरीब को बीमारी हो गया है, उसका मुफ्त इलाज कराइए। किसी को अनपढ़, जिसको पढ़ने की औकात नहीं है, पैसा नहीं है, उसको मदद कीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में पूरे बिहार में मैं बता दूं कि कोरोना काल ही नहीं, जब पटना में पूरा पटना जो है बाढ़ पीड़ित हो गया था, पूरी तरह से पानी में तब्दील हो गया था, नदी में, उस समय भी पप्पू यादव जी हर लोगों को मदद किया था। क्या एकदम हम लोग को आज उस समय मैं बता दूं कि उस समय हम काम कर रहे थे। उस समय भी कमर भर पानी में घुस घुस के न्यूज़ कवर कर रहे थे उनका। हम लोग को आज भी वो भयानक स्थिति देखने लायक था। उसमें जो पटना जिला के बुद्धिजीवी लोग थे और पटना का टॉप एरिया राजेंद्र नगर खास करके और कंकड़बाग, हाँ, दोनों एरिया में एक तरफ डॉक्टर्स कॉलोनी और एक तरफ राजेंद्र नगर में अच्छे बिजनेसमैन, उन लोग के घर के आगे हम लोग जाते थे। कमर भर पानी में हमारे नेताजी शरीर से बहुत भारी थे, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि सेवा कीजिए और खुद भी उस पानी में उतरे, जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर से, जहाँ तक हुआ हम लोग गए और 1-1 करोड़पति के दरवाजे पे गए। उन लोग रोते थे और गाली बकते थे अपने लोकल विधायक, लोकल एमपी, लोकल काउंसलर को कि उन लोग आज तक कोई नहीं आया, आप आए हैं। और हम लोग उनके बच्चे जब बिखलते थे, रोते थे, उनकी माताएं उस घर की जो लाखों रुपया घर में रखा हुआ है, मगर एक गिलास बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं है। उस समय हमारे नेताजी ने हमें सिखाया कि सेवा कैसे किया जाता है। उसी दिन से हम लोग इस सेवा भाव से हर जगह आते हैं, जाते हैं और करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हिंदू बनना है तो सेवा करना सीखो, ये नहीं कि टीका लगाना सीखो और लाठी लेके आरएसएस लड़ना सीखो, सेवा करना सीखो। कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे जो देश में जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एजुकेशन और स्वास्थ्य को भी प्राइवेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अभी सब जो स्थिति बनी हुई है सरकारी स्कूल की और स्वास्थ्य की, कि लोग मर रहे हैं, शिक्षा के अभाव में जी रहे हैं, उसे भी सही करना बहुत ज़रूरी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जब सही होगी, जब सांसद का बेटा और विधायक का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अब बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में जब इलाज कराएगा तब ये सुधार होगा। इन लोग को देखिएगा, जब इन लोग का बारी आती है तो इन लोग विदेश चले जाते हैं। अब मानिए लालू यादव जी को भी बोलते हैं, वो भी आप किडनी ट्रांसफ़र हुआ जाके विदेशे में। लेकिन ये सब जो ढोंगी चाल चल रहे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। इसलिए आपको सबसे बड़ा मुद्दा भी महंगाई का है।
आपका गैस का था। आपके युवा इसलिए लाई थी कि आपने कहा था कि गैस को दाम कम कर देंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, सांसद का बेटा वहीं पढ़ेगा जहां आप गरीब का बेटा पढ़ेगा, विधायक का बेटा वहीं पढ़ेगा। तब आप पर नरेंद्र मोदी भारत में आए थे, उसी युवाओं ने ही वोट दिया था, हम लोग भी वोट दिए थे, लेकिन नहीं, इन उन चीज़ों पर खड़ा नहीं रहे हैं। और नरेंद्र मोदी आज के सबसे झूठे प्रधानमंत्री तो हैं ही, नेता भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं सरकार, इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में यहाँ आके बिहार में जो गांधी मैदान में भाषण दिए थे कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, हम किसी जाति धर्म के युवा को नहीं बोले, सारे बिहार के युवा एक तरफा होकर नरेंद्र मोदी को जिताया कि 2 करोड़ साल में हम लोग को रोजगार मिलेगा। हम लोग तो बेरोजगार हो चुके थे, मगर 9 साल बीत चुका है, हमारी बेरोजगारी और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम आज देख लीजिए, छिनछोरी बढ़ गया। MBA किए हुए स्टूडेंट ऑटो चला रहा है, कहीं चाय बेच रहा है और कहीं पकौड़ा। उनका तो कहना ही है कि पकौड़ा छानो वो भी रोजगार है। तो हम MBA करेंगे काहे के लिए? अपने बच्चे को शुरू से ही कहेंगे कि जाओ गैरेज में खटो। जब हमारा पकौड़ा चाय ही बेचना है, जब प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि रोजगार है, तो हम अपने बच्चे को उतना खर्च करके पढ़ा के MBA BA कराए के लिए कराएंगे? उससे अच्छा सीधे कहेंगे कि चाय की कितनी वो खरीदते हैं बेटा, और एक तो चूल्हा, और जाओ चाय बेचो। जब बाद में 20 साल बाद हमको वही करना है, तो हम आज ही से क्यों नहीं? उसको शर्म भी नहीं लगेगा बच्चे को 20 साल बाद वो काम करने में। आज हम पटना के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे शिक्षा से जाने जाते हैं लोग, समाज में एक रिपुटेशन बन जाता है कि फलाना का बच्चा MBA कर रहा है, एक रिपुटेशन हो जाता है। और उस रिपुटेशन के बाद हमें कहा जाए कि आप चाय बेच लीजिए, पकौड़ा, तो नहीं, हम घर के हैं और न घाट के हैं। हमें प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हमको ना कहीं का ना छोड़े। कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसी मुकाम हासिल कर लेता है आदमी पढ़ने के बाद कि लगे उसे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के बाद वही बच्चा सड़क पे चाय का दुकान खोलता है, कहीं पकौड़ा बेचता है, कहीं पे छोटा सा होटल खोलता है, कहीं पे ठेले पे काम करता है, कहीं ऑटो चलाता है। तो क्या लगता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी युवा हैं। जी जी जी, बिल्कुल। बेरोजगारी तो इतना ज़्यादा है कि क्या ही बोले। हम लोग भी बेरोजगार हैं, और सरकार का कहना है कि पकौड़ा बेचो, जैसे कि बड़े भैया भी बोले कि पकौड़ा बेचने के लिए सरकार से आदेश होता है। तो अगर पकौड़ा ही बेचना था तो शुरू से हम लोग पढ़े क्यों? बिल्कुल। और यहाँ का सरकारी व्यवस्था बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेरोजगारी तो इतना ज़्यादा है, इतना महंगाई हो गया, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। और नॉर्मल फैमिली जो है उन लोग का तो मतलब वो ना घर का रह रहा है ना घाट का रह रहा है। सबसे ज़्यादा आप इतना ही देख लीजिए कि कोरोना के टाइम में डेली कमाने खाने वाला रो रहा था, अमीर आदमी रो रहा था। हम लोग कोरोना के टाइम में खाना जब बांटे थे तो खुद सुशील कुमार मोदी के घर पे जाके खाना दिए थे। हम स्वयं पप्पू यादव जी के साथ गए थे, और सुशील कुमार मोदी जी के घर पे एक माने उनका स्टाफ था जो कह रहा था कि मंत्री जी खुद भाग गए। यहाँ पर बच्चा लोग आवाज़ दे रहा था कि अंकल हमें बचा लीजिए, लेकिन वो खुद भाग गए। यहाँ घर पे कौन जी रहा है, कौन मोहल्ला में मर रहा है, किसी से मतलब नहीं है। तो खैर वो सब बीजेपी से सब वही है। राम के नाम पर लोग राजनीति करने वाला लोग है। हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग राम को भगवान मानते हैं। अब जय श्री राम बोलते हैं वो लोग, जय श्री राम बोलता है उसमें राजनीति हो जाता है। हम राजनीति नहीं करते हैं। और सही बात है, बहुत बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो बहुत है। कहीं ना कहीं आए दिन अगर धर्म के नाम पे राजनीति होना शुरू हो जाए तो निश्चित है कि हमारा घर, समाज, देश का बंटवारा निश्चित होगा। मैं कहना चाहूँगा सरकार से, एक हमारे साथ अंकल हैं जो कि ये आम जनता है, ये किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि आपका क्या कहना है। हम तो डेली खाने कमाने वाला आदमी है, 250 रुपया रोज़ के हिसाब से मिलता है, बिल्कुल समझे। आज सिलेंडर गैस का दाम 1200 सवा 1200 रुपया हो रहा है। वो डेली खाने कमाने वाला आदमी कहाँ से एक बैग 1250 रुपया गैस का लेगा? है चिंता काहे करते हैं? वही है 70-78 में
वही अरे गैस का दाम सुनिए, था। 24 में चुनाव आ रहा है ना, हाँ, फिर गैस का रेट कम होगा, देखिएगा। कितना कम होगा? 200 रुपये कर दिया कितना? हाँ, 200 रुपया कम हो गया ना। हो जाएगा तब भी 1000 रुपया होगा, 1000 साढ़े 1150 रुपया होगा। 200 रुपया कम हुआ, ये आपको कम लगता है? का है? हैं? काहे ने कम हुआ? 200 रुपया बचेगा तो कम से कम जो है 15 दिन तक आप चाय पीजिएगा। वही आपका वो घड़ी समय नहीं होगा। हम आपको हम लाए थे 62 रुपया 25 पैसा में गिले शुभ चांदनी से गैस, जी, समझे ना। आज वही 1250 रुपया ले रहा है, 1250 रुपया गैस का। तो 200 रुपया कम किया ना। जब तक प्रधानमंत्री मोदी बैठा है, जब से ये इतनी ही गैस का दाम बढ़ते चला गया, आदमी डेली खाने कमाने वाला, आज है गैस तब खाना बढ़ रहा है, कल गैस नहीं तो पैसा के कहाँ से इंतजाम करेगा एक बैग? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं आदमी महंगाई से त्राहिमाम में है, बहुत परेशान है। हमारे साथ भैया ये फिर से बोलना कुछ चाहेंगे किसी भी मुद्दे पे, मैं बताइए। देखिए, अभी गैस का जो बोले कि 200 रुपया कम गया, बीच में क्या हुआ था कि हम ही लोग का पैसा घुमा फिरा के हम ही लोग को देता था, तो कहता था कि सब्सिडी है। ये नरेंद्र मोदी सब चीज़ तो बेच दिया, क्या बचा हमारे देश में? कुछ नहीं बचा। बिजली प्राइवेट हो गया, सब प्राइवेट हो गया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब खाली उस अबड़ी जो अगर बन गया ना वो लोग, तब एकदम अंग्रेजों का राज जैसे कैसे हम लोग गुलाम हो गए थे, उस तरह से गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कभी कभी कि मैं फिर से गुलाम हो गया हूँ। ये हम नहीं, आम जनता का भी देख सकते हैं कि ये भी कह रहे हैं कि इनका भी कहना है कि हम लोग गुलाम हो गए हैं फिर से, फिर वही अंग्रेजी सरकार आने वाली है। इसलिए कि आप देख सकते हैं हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ प्राइवेटेशन हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे चाचा? हम क्या करेंगे? यही है कि डेली खाने कमाने वाला आदमी मर रहा है? जो आदमी कमाना चाहिए था, कुछ है कमा रहा है, तब आ रहा है, तब ऐसे रास्ते में ला रहा है, तब गैस नहीं हो रहा था, ये नहीं है, तो वो चीज़ नहीं है, और वही में आदमी गरीब आदमी मर रहा है। जी बिल्कुल, सरसाही हो गया है हर जगह। यहाँ पे आपको देखने के परिवार है, वो आदमी 250 रुपया में गैस से घर चलावेगा, आप ही बताइए। आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि 250 रुपये हम पर डे कमाते हैं। और मैं बता दूं कि हमारे सरकार जो है 50,000 की सूट पहनते हैं, होटल में रहते हैं, पर्सनल एरोप्लेन पे चढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारी जनता जो है 250 रुपये मिलती है इन्हें और खाने के लिए तरसते हैं। यही है हमारी सरकार। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, अगर इस तरह चलता रहा तो निश्चित है कि घर समाज तो फूटेगा ही फूटेगा, एक दिन देश भी फूटेगा। तब तक के लिए बने रहें खबर 7 में। मैं संदीप कुमार, धन्यवाद।